नमस्कार और हमारे आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है। हमें एक किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की हिंदी समीक्षा मिली और इसी ने हमें सोचने पर मजबूर किया। ये किताब एक जापानी रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा करती है, लंबा और सेहतमंद जीने का राज। जी हाँ। और आज का हमारा मकसद सिर्फ उस समीक्षा की बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि इकिगाई के पीछे जो मूल दर्शन है उसे समझना है। आखिर ऐसा क्या है इस जापानी अवधारणा में कि इसे न सिर्फ खुशी बल्कि लंबी उम्र से भी जोड़ा जाता है। ये सिर्फ एक शब्द है या जीवन जीने का एक पूरा नजरिया। सही बात है, यही सवाल मेरे मन में भी कौन था। हम सब जिंदगी में मतलब ढूंढते हैं ना, कोई ऐसी वजह जिसके लिए सुबह उठने का मन करे, एक अंदरूनी कशिश महसूस हो। सुनने में आया है कि जापानी संस्कृति में इसी खोज का नाम इकिगाई है। तो फिर चलिए इस अवधारणा को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत इसके अर्थ से करते हैं। ये इकिगाई है क्या? इकिगाई ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या वजह। तो मोटे तौर पर इसका मतलब हुआ जीवन का मूल्य या जीने की वजह। लेकिन ये सिर्फ शाब्दिक अनुवाद से कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो चीज है जो आपके अस्तित्व को सार्थकता देती है, वो एहसास कि आपका इस दुनिया में होना मायने रखता है। ये वो मीठा स्थान है जहां आपकी जरूरतें, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और संतुष्टि एक साथ मिलती हैं। जीने की वजह। ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। जी। अक्सर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो लोग इसे सीधे सीधे पैशन या जुनून से जोड़ देते हैं कि बस वो करो जिसमें दिल लगता है। लेकिन समीक्षा को पढ़कर ऐसा लगा कि इकिगाई सिर्फ जुनून का दूसरा नाम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा संतुलित और शायद ज्यादा टिकाऊ चीज है। इसमें कई पहलू शामिल है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक आम गलतफहमी है। इकिगाई सिर्फ जो पसंद है वो करना नहीं है। इसे बेहतर समझने के लिए अक्सर एक वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 4 बड़े वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। ये 4 वृत्त जीवन के 4 अहम आयामों को दर्शाते हैं। पहला वृत्त वो क्या है जिसे आप तहे दिल से करना पसंद करते हैं, मतलब व्हाट यू लव, वो काम जिनमें आप वक्त भूल जाते हैं। दूसरा वृत्त, आप किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, आपकी महारत क्या है, व्हाट यू आर गुड एट, आपके हुनर, आपकी काबिलियत। तीसरा वृत्त, दुनिया को, आपके आसपास के समाज को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आप ऐसा क्या दे सकते हैं जो दूसरों के काम आए। और चौथा वृत्त, आप किस काम के लिए पैसे कमा सकते हैं जिससे आपकी आजीविका चल सके, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मतलब आपका हुनर या सेवा जिसका आर्थिक मूल्य हो। अच्छा, तो ये 4 सवाल हैं और इकिगाई इन चारों के जवाबों के संगम पर है, यानी वो केंद्र बिंदु जहां ये चारों वृत्त मिलते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में आपकी जगह और आर्थिक जरूरत को भी शामिल कर रहा है। एकदम सही। और यही इकिगाई की खूबसूरती और शायद उसकी असली ताकत है, संतुलन। समीक्षा शायद इसी बात पर जोर देती है कि अगर आप इन 4 वृत्तों में से किसी एक या दो को ही साध पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है। सोचिए, अगर आपको कोई काम पसंद है, लव, और आप उसमें माहिर भी हैं, गुड एट, जैसे मान लीजिए कोई शानदार संगीत बनाता है। हाँ। लेकिन अगर दुनिया को उस संगीत की जरूरत महसूस नहीं होती या उसके लिए कोई भुगतान करने को तैयार नहीं, तो वो एक अद्भुत शौक तो हो सकता है, पर शायद पूरी तरह इकिगाई न बन पाए। नतीजा संतुष्टि तो है, पर शायद आर्थिक असुरक्षा या बेकार होने का भाव। और इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, कोई ऐसा काम जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है, वर्ल्ड नीड्स, और जिसके लिए अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, पेड फॉर। मान लीजिए कोई खास तरह की इंजीनियरिंग, लेकिन अगर उसे करने में आपको ना तो मजा आता है, नॉट लव, और ना ही आप उसमें बहुत अच्छे हैं, नॉट गुड एट, तो आप शायद आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें, पर पर अंदर से खोखलापन, एक तरह की ऊब महसूस हो सकती है। ये ऐसा है जैसे आप एक आरामदायक पिंजरे में हों। तो इकिगाई असल में इन चारों आयामों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कला है। बिल्कुल। और जब ये सामंजस्य सत्ता है, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आपकी आजीविका भी चलती है, तब आप अपनी इकिगाई के साथ जी रहे होते हैं। ये एक गहरी संतुष्टि, उद्देश्य और जीवन शक्ति का स्रोत बनता है।
ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये एक सार्थक खुशी है। ये बात तो समझ में आती है कि कैसे ये मानसिक शांति और संतुष्टि दे सकता है। लेकिन किताब और समीक्षा इसे सीधे सीधे लंबे और स्वस्थ जीवन से जोड़ती हैं। ये कनेक्शन कैसे बनता है? इसमें जापान के किसी खास हिस्से का जिक्र था शायद, ओकिनावा? हाँ, समीक्षा यकीनन जापान के ओकिनावा द्वीप का जिक्र करती होगी। ओकिनावा दुनिया के उन 5 ज्ञात ब्लू जोन्स में से एक है। ये वो इलाके हैं जहाँ लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जीते हैं, अक्सर 90 और 100 साल की उम्र पार करते हैं। और सबसे अहम बात, वो इस उम्र में भी काफी सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। उनमें डिमेंशिया और हृदय रोगों जैसी उम्र से जुड़ी बीमारियां भी बाकी दुनिया के मुकाबले काफी कम होती हैं। 100 साल से ज्यादा, और वो भी सेहत के साथ। ये तो कमाल की बात है। तो क्या उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ खान पान या जेनेटिक्स है, या इसमें इकिगाई का भी हाथ है? शोधकर्ताओं ने पाया कि खान पान जैसे शकरकंद, हरी सब्जियां, सोया उत्पाद और आनुवांशिकी की भूमिका तो है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। एक बहुत बड़ा कारक उनका सामाजिक ढांचा और जीवन जीने का नजरिया है, जिसमें इकिगाई एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ओकिनावा के कई बुजुर्गों से जब पूछा गया कि उनकी इकिगाई क्या है, तो उनके जवाब अक्सर बहुत सरल होते थे। अपने पड़पोतों के साथ खेलना, रोज सुबह उठकर अपने छोटे से बगीचे में काम करना, अपने दोस्तों के मुआए एक तरह का सामाजिक सहायता समूह के साथ वक्त बिताना, पारंपरिक बुनाई करना या बस समुदाय के त्योहारों में सक्रिय रहना। अच्छा, यानी उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं है। उनके पास हर दिन सुबह उठने की कोई ना कोई ठोस वजह होती है। बिल्कुल। पश्चिमी देशों में अक्सर रिटायरमेंट को काम से पूरी तरह छुट्टी और आराम का समय माना जाता है, लेकिन ओकिनावा में लोग कभी रिटायर नहीं होते उस अर्थ में। वो अपनी गति से सक्रिय रहते हैं, अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी अब भी जरूरत है। ये निरंतर उद्देश्य का भाव, ये जानना कि आप किसी चीज का हिस्सा हैं और योगदान दे रहे हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक असर डालता है। तो ये सिर्फ मन की बात नहीं है, क्या ये वाकई शरीर पर भी असर डालता है? मतलब उद्देश्य होने से उम्र कैसे बढ़ सकती है? हाँ, यही विज्ञान भी तस्वीर में आता है। जब आपके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो ये कई शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। पहला, ये तनाव कम करता है। उद्देश्यहीनता अक्सर चिंता और अवसाद से जुड़ी होती है, जो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाते हैं। लंबे समय तक बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। अच्छा, दूसरा, इकिगाई आपको सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके पास सुबह उठने की वजह होती है, तो आप बिस्तर पर पड़े नहीं रहते। आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तीसरा, इकिगाई अक्सर सामाजिक जुड़ाव से जुड़ी होती है, जैसे ओकिनावा के मुआई। हाँ, वो मुआई वाला पॉइंट। और हम जानते हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अकेलापन सेहत के लिए उतना ही बुरा हो सकता है जितना धूम्रपान। तो ये सब मिलकर कम तनाव, ज्यादा सक्रियता, बेहतर सामाजिक जुड़ाव, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। ये नजरिया तो पूरी तरह बदल देता है। मतलब सेहत सिर्फ जिम जाने या सलाद खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में एक मतलब होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी में इकिगाई की कमी है, तो इसे ढूंढा कैसे जाए? क्या समीक्षा कोई नक्शा देती है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में संभव है, खासकर आज की भागदौड़ भरी दुनिया में? एक बहुत अहम सवाल है, और समीक्षा शायद यही स्पष्ट करती है कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक वीकेंड की वर्कशॉप में पा लिया जाए। यह एक सतत खोज है, एक प्रक्रिया है। इसे खोजने का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश जरूर हैं। सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। ईमानदारी से खुद से वही 4 गहरे सवाल पूछना। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करते हुए मैं समय भूल जाती हूँ? मुझे सच में क्या करना पसंद है? मैं स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छी हूँ? लोगों से मुझे किस काम के लिए तारीफ मिलती है? मेरे अंदर कौन से हुनर छिपे हैं? मेरे आसपास की दुनिया को, मेरे समुदाय को अभी किस चीज की जरूरत है? मैं क्या छोटा या बड़ा योगदान दे सकती हूँ? क्या कोई ऐसा काम है जिसके लिए लोग मुझे पैसे देने को तैयार होंगे? मेरी कौन सी सेवा या उत्पाद मूल्यवान हो सकता है? तो ये सवाल डायरी में लिखने जैसे हैं, जिन पर बार बार सोचने की जरूरत है।
और शायद इनके जवाब समय के साथ बदल भी सकते हैं। बिल्कुल, ये कोई एक बार का अभ्यास नहीं है। हो सकता है आज आपको जो जवाब मिले वो कुछ साल बाद बदल जाए, और यही ठीक भी है। इकिगाई कोई स्थिर चीज नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, आपकी रुचियां, प्राथमिकताएं और दुनिया की जरूरतें बदल सकती हैं। जो चीज आपको 25 साल की उम्र में इकिगाई लगती थी, जरूरी नहीं कि 55 की उम्र में भी वही हो। इसलिए ये खोज जीवन भर चलती है। ये जानना राहत देता है कि इसे लेकर दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात जो आपने पहले कही थी कि इकिगाई हमेशा कोई बहुत बड़ी दुनिया बदलने वाली चीज नहीं होती। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि उद्देश्य का मतलब कुछ महान करना है, कोई बड़ी कंपनी खड़ी करना, कोई बड़ा आविष्कार करना या दुनिया की कोई बड़ी समस्या सुलझाना। ये भी इकिगाई हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। कई लोगों के लिए इकिगाई रोजमर्रा की छोटी, साधारण चीजों में पाई जाती है। जैसे किसी के लिए सुबह उठकर अपने परिवार के लिए प्यार से नाश्ता बनाना इकिगाई हो सकता है। किसी के लिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, किसी के लिए अपने छोटे से कैफे में लोगों को कॉफी पिलाना और उनसे बात करना, किसी के लिए वॉलंटियर के तौर पर हफ्ते में कुछ घंटे काम करना, किसी के लिए अपने पालतू जानवर की देखभाल करना। कुंजी ये है कि वो गतिविधि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सार्थक हो, आपको जुड़ाव और संतुष्टि का एहसास दे, भले ही वो दुनिया की नजरों में महत्वपूर्ण न लगे। यानी पैमाना मायने नहीं रखता, बल्कि उस काम से मिलने वाली सार्थकता और जुड़ाव का एहसास मायने रखता है। ये बात आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करते रहते हैं। अपनी छोटी सी इकिगाई को पहचानना और उसका सम्मान करना शायद ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से। और इसे खोजने के लिए प्रयोग करने से भी न डरें। नई चीजें आजमाएं, नए हुनर सीखें, नए लोगों से मिलें। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पसंद है या हम किसमें अच्छे हैं, जब तक हम कोशिश नहीं करते। ये एक यात्रा है जिसमें धैर्य और खुद के प्रति ईमानदारी की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक समीक्षा से प्रेरित होकर हमने इकिगाई की इस गहरी और व्यवहारिक जापानी अवधारणा को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ खुश कैसे रहें का नुस्खा नहीं है, बल्कि जीवन में एक दिशा, एक वजह, एक सार्थकता खोजने का तरीका है। ये वहां मिलती है जहां हमारी पसंद, लव, हमारी महारत, गुड एट, दुनिया की जरूरत, वर्ल्ड नीड्स, और हमारी आजीविका, पेड फॉर का संगम होता है। और सबसे आश्चर्यजनक रूप से ये अवधारणा सीधे तौर पर एक लंबे, स्वस्थ और ज्यादा संतुष्ट जीवन से जुड़ी हुई पाई गई है, जैसा कि ओकिनावा के लोगों के जीवन से पता चलता है। हाँ, और मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये कि कैसे एक संस्कृति ने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को इतने एकीकृत रूप में देखा है। हम अक्सर इन चीजों को अलग अलग खानों में बांटकर देखते हैं। डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, थेरेपिस्ट मन का। लेकिन इकिगाई का विचार हमें याद दिलाता है कि हम एक संपूर्ण इकाई हैं। एक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट मन एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में मदद करता है, और एक स्वस्थ शरीर हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने की ऊर्जा देता है। ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये होलिस्टिक अप्रोच शायद हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। सिर्फ शरीर की देखभाल नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और जीवन में दिशा के महत्व को भी समझना। ये एक जरूरी अनुस्मारक है। और ये भी कि इकिगाई कोई बोझ नहीं बनना चाहिए। इसे खोजने की यात्रा भी आनंददायक होनी चाहिए। ये खुद को बेहतर जानने का एक अवसर है। बहुत अच्छी बात कही। तो चलिए आज के इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो शांति से सोच सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या हम कभी रुककर खुद से पूछते हैं कि हमारी इकिगाई क्या हो सकती है? जरूरी नहीं कि आज ही जवाब मिल जाए, पर क्या हम उस दिशा में सोचने की शुरुआत कर सकते हैं? क्या कोई छोटी सी भी गतिविधि है, शायद कुछ लिखना, किसी की मदद करना, कोई पुराना शौक दोबारा शुरू करना, जो आज आपके जीवन में सार्थकता का एक छोटा सा बीज बो सकती है? वो बीज जो शायद कल एक बड़ा पेड़ बन जाए।